गोरखा हित सर्वोपरि। दुनिया भर के गोरखाओं के लिए खलंगा में नाला पानी का जो युद्ध हुआ वह यादगार है, ऐतिहासिक है। इस ऐतिहासिक स्थल पर वीर गोरखा वेब टीवी ने खास एक किताब का बुक रिव्यू करने का निर्णय किया। बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक के इस शानदार वन क्षेत्र में जो गोरखा समाज के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है, वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल भूपेंद्र सिंह छेत्री की लिखी हुई किताब मैंडरिंग इनटू मेमोरीज का बुक रिव्यू किया है। आइए देखते हैं ये खास बुक रिव्यू वाला इंटरव्यू। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों को लेके। आज हम बात करेंगे खलंगा की। जी हाँ, खलंगा के उस पावन भूमि में जहां गोरखा समाज ने एक इतिहास दर्ज किया था। आज उसी पावन भूमि में हमारे पास देहरादून से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ लाइव इंटरव्यू के लिए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भूपेंद्र सिंह छेत्री जी। इन्होंने एक किताब लिखी है। सर, किताब का नाम? हाँ, किताब का नाम है मैंडरिंग इनटू मेमोरीज। ये गोरखाली समाज के लिए इतनी शानदार किताब है। सर ने विशेष रूप से मुझे पढ़ने के लिए ये किताब दिया था और इस किताब के माध्यम से मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, समझी, जो वाकई एक आर्मी में रहने वाला व्यक्ति अपने समाज, परिवार और अपने बाल्य अवस्था को लेके उसके बाद रिटायरमेंट तक क्या सोचता है, क्या उसने महसूस किया है, इस पूरे संदर्भ को इन्होंने इस किताब के माध्यम से लिखा है। मैं जो भी व्यक्ति इस किताब को पढ़ना चाहता है, खास तौर से मैं मानता हूं कि जो भी युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो किसी भी समाज से हो, जो सेना में जाना चाहते हैं, बतौर सैनिक नहीं बतौर अफसर, उन सब के लिए यह एक किताब जरूर पढ़ना चाहिए। उनके सिलेबस का एक हिस्से के तौर पे इसको माना जाना चाहिए। बहुत शानदार किताब है सर। अब यही किताब से हम बात करेंगे कि इस किताब को लिखते हुए सर के क्या एक्सपीरियंस रहे और उसी बारे में आज की ये पूरी चर्चा रहेगी। सबसे पहले इस किताब को हम सादर नमन करते हैं। और एक और चीज है सर इस किताब के बारे में, आमतौर पे गोरखा समाज का व्यक्ति कभी भी किताबों को उतने गंभीरता से लेता नहीं, क्योंकि एक उन्होंने बहुत बड़े बड़े जनरल रैंक में पहुंचे हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, बहुत सारे, लेकिन अपने अनुभव को एक कलमबद्ध तरीके से लिखा नहीं ताकि और लोग उनको जान पाए। तो सर, ये सबसे पहले इस किताब को लिखने का आइडिया कहां से आया? ये समझ लीजिए कि मेरे रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा काम तो था नहीं मेरे पास, तो मैं इस पे चिंतन करता रहता था, मनन करता रहता था। और एक दिन ये समझ लीजिए कि अचानक एक तितली आके मेरे खोपड़ी में बैठ गई और उस तितली ने मुझे जागृत किया है किताब लिखने के लिए। और फिर मैं किताब लिखने जब बैठ गया तो फिर उसके बाद ये समझ लीजिए कि फिर मैं रुका नहीं। जब तक मेरी किताब खत्म नहीं हो गया तब तक मेरे को चैन नहीं आया। ये मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब ये पब्लिश हो गया तब जाकर के मेरे को नींद आना शुरू हुआ। मैं बताना चाहता हूँ आपको। सच्चाई है सर, जैसे कि आमतौर पे कई ऐसे भी लोग हुए जो गोरखा समाज के अलग अलग पहलुओं पे किताबें लिखते आए हैं। आपकी इस किताब को सबसे पहले मैंने देखा तो इस किताब में आपको जो आशीर्वाद, जो हमारे गोकुल सिन्हा जी, जो जाने माने, जो गोरखा समाज और गोरखा इतिहास के बहुत एक कहते ना जिसको धुरंधर विद्वान है, उनसे आशीर्वाद लेके इस किताब को आपने लिखा। साथ ही कई और लोगों का इसमें आपको साथ मिला। किताब जब आपने सोचा, जो आपकी तितली सिर पे बैठी, उसके बाद कौन आपके आसपास आए जिन्होंने कहा कि इस तितली की बातों को हम पूरा करते हैं कर्नल साहब के साथ? हुआ ये कि मैं शुरू में ये सोच रहा था, ये एक किस्म से बायोग्राफी जैसा है, ऑटोबायोग्राफी जैसा है। एंड नॉर्मली अब देखेंगे तो ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी उस आदमी का लिखा जाता है जो आदमी प्रसिद्ध होता है, जिसको समाज जानती है, दुनिया जानती है, उसने कुछ अच्छे काम किए होते, बड़े बड़े काम किए होते, उस आदमी के लिए बायोग्राफी लिखा जाता है। तो मैंने सोचा मैं लिख रहा हूँ बायोग्राफी, और मेरे बायोग्राफी को कौन पढ़ेगा, किसने पढ़ेगा, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड के साथ में, अपने परिवार के साथ में या अपने बच्चों के साथ में इस बात को शेयर किया तो कहने लगे कि नहीं, इसमें तो जान है, आप लिख सकते हो, ट्राई कर लो, लिखने में क्या नुकसान है। इस प्रकार से किताब का लेखन शुरू हुआ है। अदरवाइज ऑटोबायोग्राफी है, और ऑटोबायोग्राफी में जैसे बताया एक नोन पर्सन के बारे में लिखा जाता है। आई एम नॉट दैट नोन पर्सन।
So still I ventured to write it, and I finished it. That's all. लेकिन सर क्योंकि ये किताब मैंने काफी गौर से पढ़ा और इसको 2 बार पढ़ा। सबसे पहले तो मैं एक लयबद्ध तरीके से इसको पढ़ता गया और दूसरी बार मैंने कि सर से इंटरव्यू लेने का मेरा मन आया इस किताब को लोगों तक पहुंचाने का, कि इस किताब के माध्यम से लोग जाने कि एक व्यक्ति का जीवन कैसे निकलता है जब वह एक अपने बाल्यकाल से उस परिवेश से आता है जहां पे अफसर होना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अपने संघर्ष, अपने मजबूत इरादों से किस तरह से उन्होंने कामयाबी पाई अपने जीवन में और एक सफल व्यक्तित्व अपने समाज में और भारतीय सेना के एक गौरवशाली अफसर के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। इस किताब में सभी चीज का उल्लेख है। अब सर सीधे हम बात करेंगे इस किताब के भीतर जो चीजें हैं। सबसे पहला प्रश्न, आपके बेटे ने इस किताब को फॉरवर्ड किया है, तो एक पिता को पुत्र के द्वारा प्रशंसा जो की गई है, जो उनके बारे में जो चीजें विचार व्यक्त की गई है, तो कैसा आपको एक मन में लगा? ये क्योंकि बहुत अलग किस्म का है, बेटा का अधिकतर प्रशंसा बाप ही करता है, ऐसा समाज में मान्यता है, तो आपको क्या लगा सर इस बारे में? वेल, जब मेरे बेटे ने इसके लिए फॉरवर्ड लिखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा उपलब्धि है और बेटे के द्वारा अपने पिता के बारे में लिखना या जानना या समझना, और अगर जो मेरे बेटे ने मेरे को समझा है कि मैं क्या हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे लिए जानता मैं समझता हूँ, और उसने वाकई वही बात लिखी मेरे लिए, मेरे बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें फ्रेंड के साथ में या दोस्तों के साथ में तो शेयर करते हैं। नॉर्मली हम लोग बच्चों के साथ में वो जो दुख भरी कहानियां होती है ना, वो बातें हम बच्चों को नहीं बताते हैं। जो तकलीफ हमने बचपन में झेली है वो बातें हम बच्चों को नहीं बताते, उनको पता ही नहीं होता है। वो समझते हैं कि पापा तो कर्नल बन गए हैं, तो भाई ठीक है, मजे करें हम तो। लेकिन जब हमने उसको बचपन की अपनी बातें बताई कि क्या समस्या हमने झेली है, तब जाकर उसको महसूस हुआ कि पापा ने तो वाकई संघर्ष किया बहुत ज्यादा। वो एक उसके मन में एक दूसरी किस्म की भावना है मेरे प्रति, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। और सर आमतौर पे कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक उनकी पत्नी का खास तौर से हाथ रहता है। इस किताब में आपने जिक्र किया है, लेकिन बहुत थोड़ा जिक्र है उसमें, मैंने पढ़ा। उसके अलावा आपके जीवन में आपकी पत्नी के द्वारा, क्योंकि एक सैनिक, सफल सैनिक या सफल अफसर तभी बनता है जब वह घर की जिम्मेदारी में उतना ज्यादा चिंतित नहीं रहता है। सबसे पहले आपकी मिसेस के बारे में। ऐसा है कि मैं तो सैन्य जीवन में बहुत व्यस्त रहा और हमारी पोस्टिंग पता नहीं कहाँ कहाँ होती थी, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, माउंटेन टू प्लेन, डेजर्ट टू जंगल, हर जगह हमने काम किए। तो जो घर की जो जिम्मेदारियां थी, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की थी, जो घर को चलाना है, या जो समस्याएं थी, वो ज्यादा समस्याएं जो है मेरी पत्नी को झेलना पड़ा बच्चों के साथ में, क्योंकि मैं तो ड्यूटी में चला जाता था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि she has really contributed a lot to bring up our children to that level. ओके सर। सर इसके अलावा जो आपने पहला चैप्टर लिखा है अपने बाल्यकाल को लेके, आप जब पैदा हुए 1944 में, राइट सर? 1944 में जब आप पैदा हुए तो उस समय देश गुलाम था। जब आजादी मिली उस समय भी आप लगभग काफी 3 साल के छोटे बच्चे थे। जब देश गुलाम था और जब देश आजाद हुआ, इसके मध्य में पैदा होने वाला जो व्यक्ति है उसके दिमाग में क्या, देश समाज के बारे में क्या विचार उत्पन्न होता है? ऐसा है, देखो, जब मैं पैदा हुआ था तो देश जो था गुलामी की साजिश भी झेल रहा था। हमारे बुजुर्ग जितने भी थे, चाहे हमारे माता पिता थे या दादा दादी थे या नाना नानी थे, सबके सब गुलामी की जीवन जी रहे थे। और मैं उस गुलामी के पीरियड में मैं पैदा हुआ। जैसे मैंने बताया कि 5 सितंबर 1944 को मैं पैदा हुआ हूँ। तो उस समय पर भारत आजाद नहीं हुआ था, आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय पर, लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो बच्चा था। लेकिन जो गुलामी की जो मानसिकता जो मैंने देखा अपने लोगों के अंदर, उस जमाने के लोगों के अंदर, उनके अंदर हालांकि भारत आजाद हो चुका था, लेकिन उनके अंदर अभी भी गुलामी की मानसिकता मेरे को झलक आती थी। और उसका थोड़ा सा इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि जब हमारे माँ बाप गुलामी वाली स्थिति में जिए हैं और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में फिर हमने इसको दूर किया, खत्म हुआ। हमारे माँ बाप भी
आज़ादी महसूस करने लग गए, हमारे नाना नानी भी, दादा दादी भी आज़ादी महसूस करने लग गए, तो गुलामी वाली जो वो थी, क्या बोलते थे, वो एक विचारधारा था, वो खत्म हो गया उन लोगों का, तो हमारा भी खत्म हो गया वो। लेकिन एक बहुत कठिन समय था जिस समय हम लोगों ने जन्म लिया है। सर, जिस हिसाब से लिखा है आपने मसूरी की तलहटी में जो आपका बचपन बीता, एक शिक्षा के लिए जो आपकी एक ललक पूरे किताब की शुरुआत में है, शिक्षा जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और उस तक पहुंचने के लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े, नन्हे नन्हे कदम जितनी भी दूर जाए, लेकिन उस दृढ़ विश्वास के पीछे क्या मानते हैं, क्या चीज था जो आप इतने छोटे से शिक्षा के प्रति काफी आपने समझा था इस चीज को? एक तो मैं इसमें अपनी माँ को श्रेय दूंगा, क्योंकि हमारी माता जी को, हमारे जितने भाई बहन हैं, उनके शिक्षा के प्रति वो बहुत जागरूक थी। हालांकि वो शिक्षित नहीं थी वो, लेकिन उनको शिक्षा के बारे में उनको वो था, ज्ञान था कि शिक्षा ही एक आदमी को आगे बढ़ा सकता है। और फिर हमारी जीवन जो है, मैं बताना चाह रहा हूँ, जब हम पैदा हुए थे, जब हम जो बड़े हो रहे थे, उस समय पर हम लोग आशा और निराशा के दो पहलुओं के बीच में जी रहे थे। इधर आशा भी है, इधर निराशा भी है, आशा भी है, निराशा भी है। निराशा इसलिए था कि संसाधन नहीं है, आशा ये है कि हम लोग कुछ करेंगे जिंदगी में आकर के, लेकिन आशा और निराशा के बीच में एक अभिलाषा थी हम लोगों के अंदर। उसी अभिलाषा ने हम लोगों को आज यहाँ पहुंचाया है। आशा और निराशा दोनों साथ साथ चलते थे हमारे, लेकिन हमारी अभिलाषा ने आशा को साथ दिया और आशा ने अभिलाषा को साथ दिया, इसलिए हम आगे निकल पाए। तो जिस तरह से आपकी माताजी का आपके जीवन में, आपके भाई बहनों के जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, तो क्या एक जो दूरस्थ एक इलाका, रिमोट, चूंकि आपने विलेज का जिक्र किया है, रिमोट विलेज में रहने वाली एक महिला जो आपकी माता है, वह समाज में क्या घटित हो रहा है, महात्मा गांधी की जो एसोसिनेशन हुआ था उसके बारे में भी आपने जानकारी दिया, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी माताजी भी उस दौर में काफी आगे की विचार को समझने वाली महिला थी, क्योंकि उस दौर में सूचनाओं को समझना और उसकी अहमियत को समझना, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना एवं शिक्षा को अपने बच्चों को उसी रूप में मुहैया कराने के लिए जद्दोजहद करना, ये बड़ी बात है। ये मेरे लिए भी एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि मैं जैसे बताया मेरे को आपको कि मैं 1944 में मेरी पैदाइशी है और 1948 में महात्मा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था। तो 1944 से लेकर के 48 तक का तो मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जिस दिन महात्मा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था या जिस दिन महात्मा गांधी को क्रिमेशन हो रहा था, उनको दाह संस्कार हो रहा था, तो उस दिन का मुझे याद है, हमारे गांव से कुछ महिलाएं नदी में नहाने के लिए गई थी, क्योंकि हिंदू मान्यता के मुताबिक जब हम डेड बॉडी को लेके जाते हैं क्रिमेशन के लिए, तो घर की जो औरतें हैं वो जाकर के नहाना धोना का काम करती है। तो मैं चूंकि मैं 4 साल का, 3 साल, 3.5 साल का रहा हूँगा, तो मुझे अपनी माँ का याद आ रहा था कि नदी चली गई है, मैं ढूंढ रहा हूँ माँ को। कोई भी बच्चा ढूंढता है, तो मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा, मेरी माँ दिखाई नहीं दे रही मेरे को। अचानक मेरी माँ जो है नदी से नहाते आई है, वो बाकी लेडी के साथ में, और मैं माँ के गोदी में जाके बैठ गया, और वो मेरी माँ जो है रो रही है और रो के बोल रही है कि एक ब्रेव एंड ग्रेट आदमी मर गया। तो मैं अभी सोचता हूँ उस जमाने में 1940 में देहरादून जैसी रिमोट एरिया में ये मैसेज कैसे पहुंच गया इन लोगों को कि आज दाह संस्कार हो रहा है, आज महात्मा गांधी मर गया, आज महात्मा गांधी इतना बड़ा आदमी है। इतना ज्ञान रखना एक अनपढ़ औरत, मेरी माँ अनपढ़ थी, उसको उसका ज्ञान नहीं था, शब्दों का ज्ञान नहीं था उनको, व्यावहारिक रूप से विद्वान थी वो, लेकिन उतना ज्ञान रखना मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात, आज भी वो मेरे लिए शोध का विषय है मेरे लिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे ऐसे हुआ है, क्यों कैसे आज हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, सब संसाधन है, उसमें तो कुछ नहीं था, लेकिन उनको सब पता है। तो वो मेरे लिए बड़ा भारी, मैं हर बार सोचता हूँ कि मेरी माँ को कैसे पता लग, मेरी माँ क्या सारे गाँव लोग कैसे पता लग गया बात का कि आज महात्मा गांधी जो है क्रिमेट हो रहा है दिल्ली के अंदर, और देहरादून में पता लग रखा है, और ये नहा रहे हैं। बड़ी बात है ये, बड़ी बात है। उस दौर का देहरादून जब देश आजादी के मुहाने में था, और उसके बाद जब बिल्कुल ताजा ताजा देश में लोकतंत्र स्थापना की शुरुआत हो रही थी, तो सर बचपन में आपने सबसे ज्यादा जो मार्मिक जो चित्रण किया है वह है आपकी प्राइमरी स्कूल का। प्राइमरी स्कूल के दौर में आपने क्या समझा,
शिक्षा, स्कूल, टीचर और भविष्य के लिए आगे बढ़ने की तमाम संभावनाएं आपने कैसे अपने आप में देखा कि ये स्कूल है? क्या आपको लगा कि केवल ये ग्लैमर है, मैं स्कूल में पढ़ूंगा लिखूंगा तो बेहतर लोग तारीफ प्रशंसा करेंगे, या आपके मन में उस समय छोटा छोटा सा जो बाल मन था, क्या विचार था? स्कूल जाने के लिए क्या हसरत थी? देखो, जब हम स्कूल जाते थे, जब हम कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई किया है। उस 5 साल के अंदर, यानी कि 1950 में मैंने प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया और 1954 में मैंने खत्म कर दिया अपना कक्षा 5 के दौरान। मतलब 49-50 में ज्वाइन किया हुआ मैंने, 54 में मैंने खत्म, 55 मैंने खत्म कर लिया था। इस 5 साल के अंदर मैंने बहुत बड़ा तब्दीली देखा, जो अभी अनुभव कर रहा हूँ उस समय मुझे ज्ञान नहीं था। हमारे जो टीचर थे वो बहुत सत्यवादी थे, यानी कि वो दिन रात लगाते थे हमारे लोगों को पढ़ाने के लिए। हमको मारते भी थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा और सांस्कृतिक थे वो लोग। मतलब उनके अंदर संस्कार पूरा भरा हुआ था, हिंदुत्व पूरा भरा हुआ था। लेकिन और मेरी टीचर एक जिसको हमको बोलते थे जोगी मास्टर बोलते थे, योगी मास्टर, वो पहन के आता था, भगवा रंग का ड्रेस पहन के पढ़ाता था हमको, तो हम उसको योगी मास्टर ही बोलते थे उसको। उसकी पढ़ाई में हमेशा यही बातें रहती थी, क्या बोलते हैं, संस्कार की बातें रहती थी। हमको बताते थे कि सडनली फिर मैंने देखा कि 52, 53, 54 में तब्दीली आई। फिर हम लोगों को इस्लाम के बारे में कुछ कहानी बताने लग गए। कोई क्या बोलते हैं कठपुतली का नाच दिखाया तो उसमें अल्लाह उद्दल का क्या बोलते हैं ड्रामा दिखाने लग गए। तो वो एक मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था एजुकेशन में, हमारा एजुकेशन सिस्टम में। यानी जो हमारी पुरानी पद्धति थी उसको खत्म किया जा रहा था और नई पद्धति से पढ़ाई हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो वर्णमालाएं हमको पढ़ाई जाती थी, जो हमको काका की कुकू के पढ़ाया जाता था, या हमको जो भी पढ़ाया जाता था, वो आस्ते आस्ते करके बंद होता गया, दूसरी बातें आने लगी उसमें। और इसके अलावा सर, प्राइमरी स्कूल तो चूंकि आपने शिक्षा ली, बीच बीच में पारिवारिक कुछ इस तरह के हालात थे कि आपने स्कूल स्कीप भी किया। यस, कक्षा 1 में जब मैं सभी किताबें लिखा है मैंने, जब कक्षा 1 में था मेरे को 1950 में आदेश आया कि स्कूल टीचर्स को गवर्नमेंट पे नहीं कर सकती है, या तो स्कूल बंद करना पड़ेगा और या फिर माँ बाप को बच्चे का फीस देना पड़ेगा। उस समय बहुत ही दयनीय हालत था देश का, घर में पैसा एक दिन था किसी के पास भी, तो हम लोग को परफोर्स हमको घर बैठना पड़ा, स्कूल बंद हो गया। और जो स्कूल जाते थे उसके माँ बाप पे करते थे पैसा, हमारे माँ बाप पे नहीं कर पाते थे। हम मेरे को एक साथ बैठना पड़ा घर के अंदर। लेकिन लकीली क्या हुआ कि दूसरा हमने रास्ता ढूंढा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाली बात है। हमने ढूंढ ढांड के मिलिट्री एक आर्मी स्कूल चल रहा था फौजियों का, वहां जाके घुस गए हम लोग, वहां पढ़ने लग गए। यानी कि कक्षा एक में जब हम पढ़ रहे हैं तब हमारे अंदर स्कूल पढ़ने का जरूरी नहीं। मैं हैरान हूँ सोच कर इस बात को कि कैसे हम गए हुए प्राइम उसी स्कूल में, क्या बोलते हैं मिलिट्री स्कूल में, जहाँ वो बच्चों को पढ़ा रहे थे जमीन में बिठा करके। हमने भी जाके मास्टर जी को रिक्वेस्ट किया हमें पढ़ाओ, बोला उसे पढ़ा दे हमको। तो ये मेरी किताब में लिखा हुआ है सब बातें, उसी से मैंने संदर्भ लिया था। साथ में एक और प्रश्न इस किताब के उन पहले शुरुआती पन्नों को और शुरुआती चैप्टर को पढ़ के दिमाग में आता है। आप गोरखा मिलिट्री स्कूल के स्वर्णिम काल के छात्र रहे, तो दुनिया भर में गोरखाली समाज जहां जहां रहता है गोरखा स्कूल को एक अच्छे सम्मान की दृष्टि से देखता है, क्योंकि एक से एक सितारे निकले। तो आपके क्या ऐसे अनुभव रहे जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? भाई, जिस प्रकार से हमने गोरखा स्कूल में हम लोगों ने 1961 में, मुझे याद है उस समय में 61 में हम लोगों ने ड्यूरेंट फुटबॉल पहला शुरू हुआ था ऑल इंडिया लेवल पर, सुब्रतो मुखर्जी ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट। उस टूर्नामेंट में हमारा स्कूल सेकंड था ऑल इंडिया लेवल पर। हमारे बच्चे बिल्कुल रस्टिक गाँव के लड़के, बिल्कुल कुछ पता नहीं उनको, वो उतना बढ़िया फुटबॉल खेला उन्होंने। हमारे स्कूल से बच्चे पढ़ करके वो हुआ, क्या बोलते हैं, चित्र बहादुर गुरुंग, जो नेपाल का मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट जनरल या चीफ रिटायर हुआ है, वो हमारे स्कूल का पढ़ा, मेरा क्लासमेट है वो। श्याम थापा, जो नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर बना, वो मेरे क्लास का है, हम साथ पढ़ते थे। श्याम थापा हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इतने बढ़िया स्कूल का, क्या बोलते हैं, बॉक्सर्स, फुटबॉल प्लेयर, वॉरियर्स, अवार्डीज, नेशनल अवार्ड, ओलंपिक प्लेयर्स, ऐसे लोग बच्चे, जबकि वो बिल्कुल पुअरमैन स्कूल था, वो गरीब आदमी का स्कूल था वो। लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर जुनून था, इतना ताकत था, इतना क्या बोलते जोश था, तो लोगों ने बहुत तगड़ा काम किया। और हमारे टीचर हमारे साथ बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर रहते थे, इसमें कोई बात है। हालांकि बहुत टफ थे हमारे टीचर, बहुत मारते थे हम लोगों को, बहुत डंडा से मारते थे बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद
फिर भी हम लोग को प्यार करते हैं, और हमने कभी घर में जाके शिकायत भी नहीं किया हमें मार पड़ी क्या करके। अगर जो घर में शिकायत करी तो घर में मार पड़ता था। जिस तरह से सैनिक जीवन से वह एक सैन्य अफसर के रूप में नियुक्त किए गए भारतीय सेना में, सर आईएमए में आना हर किसी जो सेना में जाता है उसके लिए ख्वाब रहता है। आईएमए के जो समय क्या यादगार चीज है जो आप याद करते हो, जो इस किताब में आप लिख नहीं पाए? पहले जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो ट्रेनिंग पीरियड है, अब उसको व्याख्या तो मैं नहीं कर पाया इसमें, क्योंकि पूरा पेज भर जाता, हर रोज एक इवेंट होता है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो ट्रेनिंग हमारा होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर, वहाँ हम लोगों को एक संपूर्ण ऑफिसर बनाया जाता है। संपूर्ण ऑफिसर का मतलब ये है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में या विषम परिस्थिति में भी आप अपना आपा नहीं खोते हो। अगर जो आपने आपा खो दिया तो फिर दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा, जो 2 मिनट लगेगा। हम लोगों का लास्ट ट्रेनिंग था, हम लोगों को बोला था कि आपने रडार को डिस्ट्रॉय करना है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद आप लोग भाग के जाएंगे। 35 किलोमीटर हम लोगों को भागना था, 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर हम रात भर भागते रहे। तो भागने के बाद 35 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद में सुबह हो गया। रात को क्या था, हमने सुबह ने बोला कि अब आपने ब्रेकफास्ट बनाइए, बोला हमको अब आपको थकान हो गया है, ब्रेकफास्ट बनाइए। तो हमको अंडा दिया था और ब्रेड दिया था, हमने ब्रेकफास्ट बनाया। उनको बोला ब्रेकफास्ट बना के दिखाएंगे, हमको बोला। और जैसे हम ब्रेकफास्ट बना के दिखाने लेके गए उनको, उन्होंने सारे ब्रेकफास्ट को मिट्टी में मिला दिया, कूट कूट करके। और अब हम लोग को भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, 35 किलोमीटर भागे, कुछ खाना पेट में नहीं है, और उस तरह से उसे तोड़ दिया उसको हमको उठा करके, और बोला कि जल्दी, अब दुश्मन का बम्बार्डमेंट हो गया है, अब यहाँ से भागिए जल्दी से, अगर आप खाने में उलझ गए तो आप मारे जाओगे। तो हमको वहां से फिर 8 किलोमीटर और भगाया इन लोगों ने। तो एक इंसान की सहन शक्ति का जो टेस्ट लिया जाता है ना, उसका कोई लिमिट होता है। उस जगह पर आदमी खुद भी टूट जाएगा। शाम के 6 बजे खाना खाया हमने, 10 किलोमीटर चल के गए, रडार स्टेशन को उड़ाया, उड़ाने के बाद 35 किलोमीटर भाग के गए, सुबह जाके खुद ब्रेकफास्ट बनाया, और उस ब्रेकफास्ट को उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, वो खाने नहीं दिया, और फिर बोला 8 किलोमीटर भागो। तो आदमी का जो चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना ताकत है सहन शक्ति का, ताकि टेम्परामेंट दैट इज ऑल आई कैन से कि आईएमए का जो ट्रेनिंग है वो हमको एक परफेक्ट आर्मी ऑफिसर बनाता है, परफेक्ट आर्मी ऑफिसर बनाता है आपको। सर आईएमए में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जा पाते हैं। जो युवा है पूरे भारत भर में, भारत ही नहीं, जो भी भारत का मैत्री देश नेपाल है, वहां से भी लगभग आईएमए में काफी लोग आते रहते हैं। तो सर उन युवाओं को क्या संदेश देंगे कि आईएमए में आना है तो मन से किस तरह का मजबूती एक अंदर आप लेके आइए, वो मादा रखे, वो सोच रखे, तो आईएमए आपका स्वागत करेगा। उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो इस किताब के माध्यम से अगर सब लोग पढ़े तो उनके लिए बेहतर रहेगा? देखो, अगर जो आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना है, सबसे पहला देश की आजादी, देश की इंटेग्रिटी, देश का सॉलिडिटी सबसे पहले आएगा आपकी जिंदगी में। दूसरा आएगा आप जिस आदमी को कमांड कर रहे हैं उसका वेलफेयर, उसकी सेफ्टी, उसका सिक्योरिटी देखने का मादा होना चाहिए। और अंत में आएगा आपका अपना स्वार्थ, आपका अपना हेल्थ, आपका अपना वेलफेयर, आपका अपना जीवन। अगर ये है आपके अंदर तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करके ऑफिसर बनिए। अदरवाइज बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप ऐश कर सकते हैं। तो ये भी बताना चाहूंगा मैं आपको। तो सर साथ में हम अब बात करेंगे, क्योंकि आप एक सैनिक से एक बहुत अच्छा एक आपने वक्त देखा आर्मी अफसर की हैसियत से, तो एक सैनिक की कार्यशैली और एक सैनिक जो अफसर बन जाता उसकी कार्यशैली, दोनों में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं? एक जो आप ये समझ लीजिए कि काम दोनों का एक है। सैनिक जो है, अफसर, सैन्य अफसर जो है अपने सैनिक का देखभाल करता है, उसका वेलफेयर देखता है, और सैनिक जो है अपने अधिकारी का आज्ञा पालन करता है और उसका वेलफेयर भी देखता है वो। और ये दोनों मिलकर के, एक सैनिक और एक अफसर मिलकर के देश की सेवा करता है।
क्या बात है, बहुत अच्छी चीज आपने बोली। और जैसे ही सर आप 1971 में जैसे सेना में आप बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट सर, तो जैसे ही आप भर्ती हुए तो कुछ माह बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो गया। एक जो काफी सारे सपने देख के आता है कि सेना का लाइफ स्टाइल, काफी सारी चीज इसमें सम्मिलित रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको मालूम लगे कि आप तो सैन्य अफसर तो बन गए, लेकिन 6 महीने बाद पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया, तो आपके दिमाग में उस समय क्या चीज आया? क्योंकि नए नए उस समय उम्र भी आपकी कम थी। ऐसा है, 1 साल के बाद मैं 70 में मेरा कमीशन हुआ था दिसंबर में, और 71 दिसंबर में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो गया, बांग्लादेश युद्ध हो गया, और मैं बांग्लादेश में तैनात था, मैं एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। तो अब सारा जीवन तो मेरे को युद्ध कला सिखाई गई, राइट फ्रॉम माय ट्रेनिंग डेज से मेरे को युद्ध कला ही सिखाया गया, और अब मैं युद्ध में जा रहा हूँ। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? जिस काम के लिए मेरे को ट्रेनिंग दिया गया है सारे उम्र, और अब मैं युद्ध में जा रहा हूँ, तो मेरे अंदर तो वो भावना होना स्वाभाविक है कि ऐसा मौका तो दोबारा आएगा जिंदगी में। अब रहा सवाल मरने जीने का, वो तो भाई कोई भी कहीं भी मर सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन युद्ध में जाना एक बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं, एक सैनिक के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात होती है। सर इस किताब में जिस प्रकार से आपने युद्ध के बारे में, 71 के युद्ध के बारे में जितना आपने डिटेलिंग में इसमें लिखा है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है और मेरे पास कई हजार किताबों का संग्रह है। क्योंकि सर मैंने बैंकों में पैसा जमा करने से अच्छा अपनी लाइब्रेरी की शेल्फ में किताबें भरना वो ज्यादा उचित समझा। हर व्यक्ति की अलग सोच है, मैंने ये सोचा, और कौन क्या सोचता है वो उसके विवेक के ऊपर है। इस किताब में जो सर आपने 71 के जो युद्ध, उसका सर मिशन का नाम क्या था सर, और ऑपरेशन का? ऑपरेशन कैक्टस लिली। ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान बहुत कम, मैं सर को कई वर्षों से जानता हूं, लेकिन मेरे को भी नहीं मालूम था कि 71 के वॉर में आप बांग्लादेश के भीतर जाके युद्ध लड़े। और सर आप जब युद्ध लड़े तो उस युद्ध में जाने के लिए आप किस तरह से तैयार थे? और जब आपने देखा, क्योंकि युद्ध के बारे में सोचना, कल्पना करना और एक प्राउड फील करना वो अलग है, लेकिन जब वास्तविक युद्ध में आपको जाना पड़ता है और उस परिस्थिति से आपको दो चार होना पड़ता है, वो बहुत इतर होता है। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा उस युद्ध के बारे में? जैसे मैं 3 दिसंबर को लड़ाई डिक्लेयर हुआ, उसी दिन हमें बोला कि आप अब युद्ध में हो, द बैलून हैज गॉन, वॉर डिक्लेयर हो गया। जैसे वॉर डिक्लेयर हो गया तो 1 या 2 दिन तो भय का रहता है, मैंने देखा। या स्वीकारेंगे? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ इसको। 1 या 2 दिन तो ऐसा लगता है, गोले चल रहे होते, गोले फट रहे होते, तो आदमी को डर तो लगता है, और दुनिया भर के मैसेज आ रहे होते हैं कि आपके ऊपर कमांडो अटैक आ सकता है, आपके ऊपर एयर अटैक आ सकता है, आपके ऊपर क्या आर्टिलरी अटैक आ सकता है, आपके ऊपर इन्फेंट्री अटैक आ सकता है। तो वो सारी बातें दिमाग में होती है, लेकिन 1-2 दिन के बाद में वो पता नहीं क्यों वो भय अपना आप ही खत्म हो गया। क्या वजह थी उसकी? अब जब हम अपने आंख के सामने देख रहे हैं, हम गोले फायर हो रहे हैं, दुश्मन के इलाके को जीत रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, सब मूवमेंट हो रहा है, सब आना जाना हो रहा है, POW जा रहे हैं, कैजुअलिटी जा रहे हैं, तो ये सब चीज को देखने के बाद आदमी फिर उसको उसमें उसी में समा जाता है, वो उसी में समा जाता है, फिर वो भय खत्म हो जाता है, फिर वो लड़ाई के ही मूड में आ जाता है। आमतौर पे सेना के बारे में जो जानकारी रखता है उसको तो मालूम रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी रहता होगा कि एयर डिफेंस सर या उसके बारे में, क्योंकि सर जिस रेजिमेंट में थे या जिस डिवीजन में थे वो उसके बारे में भी सर थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी, ताकि हम किस्से को आगे बताएं तो थोड़ी लोगों को डिटेल में समझ में आता रहे। बेसिकली मैं गनर ऑफिसर था, और गनर ऑफिसर में मेरे को ट्रेन किया गया था एयर डिफेंस में। मेरे पास गन्स थे, एयर डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट गन बोलते हैं उसको, वो मेरे पास गन थे, और मेरा काम था इन्फेंट्री के आर्टिलरी को प्रोटेक्ट करना। तो मैं जितने भी आर्टी गन लगे हुए थे उनको मैं प्रोटेक्ट करता था, मेरे गन लगे हुए थे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 3 तारीख को अटैक हुआ, 3 तारीख में ही हमारे एयरफोर्स ने बांग्लादेश के सारे एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके सारे एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड कर दिया। तो मेरे ऊपर से किसी किस्म का एयर अटैक नहीं आया, क्योंकि उनको एयरक्राफ्ट उड़ ही नहीं पाए लोगों के। हम लोगों ने इतना जबरदस्त काम किया इंडियन एयरफोर्स ने। तो 3 से लेकर 6 तारीख तक मैं मूव करता रहा इनके साथ, इन्फेंट्री के साथ,
एयर डिफेंस देने के लिए, लेकिन वो दे नहीं पाए। लेकिन दूसरा काम क्या मैंने उर्दू में लिखा हुआ किताब के अंदर, 7 तारीख को मेरे को आदेश मिला कि आप यहाँ से निकल करके सीधा वेस्टर्न सेक्टर में जाइए, क्योंकि यहाँ एयर थ्रेट खत्म हो गया, एयर थ्रेट बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मैं सीधा वहां से निकल करके और फिर मैं 7 को निकला, मैं 11 या 12 तारीख को मैं बाड़मेर पहुंच गया। बाड़मेर से आगे गदार रोड से आगे चला गया मुनाबा से आगे मैं पाकिस्तान में चला गया, खोखरापारा में अपने गन को लेकर के। अब सर ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि एक जो सेना का व्यक्ति रहता है, युद्ध जीत रहा है एक सिचुएशन में, लेकिन अब उसको कहा जाता है ऊपर से आदेश आके आर्मी हेडक्वार्टर से, आप इस जो सेक्टर है उस सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाओगे। लगभग देश में आपको 3-4-5 दिन जो भी आपको मूव करना है। तो उस समय युद्ध की परिस्थिति में लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता था आपके प्रति, और आपके मन में क्या लगता था कि यहाँ तो युद्ध जीत रहे थे, अब वहां जाएंगे, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान का गढ़ है, पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है, वहां पे पाकिस्तान को एडवांटेज है। ऐसे दौर में एक जो सैनिक रहता है, वह एक सोल्जर क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या प्रश्न आते हैं और लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? देखो, जब मैं बांग्लादेश में एडवांस कर रहा था तो मैं ढाका से मेरे 100-150 किलोमीटर रह गया था, तो एक इच्छा थी ढाका कैप्चर करने का। तो ढाका कैप्चर तो मैं नहीं कर पाया, जब बाकी लोगों ने किया। लेकिन जब वेस्टर्न सेक्टर में जा रहा था, हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि इंडियन आर्मी जो है कहीं अच्छी लड़ाई लड़ रही है, ये सब बातें हो रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं दूसरे सेक्टर जा रहा हूँ तो मेरा परफॉर्मेंस में कमी होगा या मुझे कुछ दुख होगा, ऐसा कुछ बात नहीं। ड्यूटी था, ड्यूटी निभाना। मैंने चाहे वहां निभाऊं चाहे यहाँ निभाऊं, क्योंकि मेरी जो जरूरत यहाँ पड़ गई है तो मैं जहाँ जरूरत है वहां जाना मेरी उचित है, तो इसलिए मैं वहां चला गया। और जहाँ चला गया, मेरे को आदेश दिया गया तो मैं जाना पड़ा मेरे को, उसमें कोई बात नहीं है। और उसके अलावा सर जो सड़कों में जो आप होके गए, क्योंकि आप वो बाय रोड भी गए, बाय ट्रेन भी गए, तो उस दौरान लोगों का क्या नजरिया रहता था कि युद्ध में स्थिति है और एक सैनिक की वर्दी में व्यक्ति लोग जा रहे हैं? देखो, जैसे मैं कृष्णानगर से मेरा लोड हुआ था वेस्ट बंगाल में, मैं वहां से आया कुश्ती डिस्ट्रिक्ट से कृष्णानगर में मेरे ट्रेन में लोड हुआ, और मैं करीब 1 महीने से हम लोग सोए भी नहीं थे। मतलब बहुत नवंबर के महीने से लड़ाई की स्थिति चल रही थी, तो हम लोग को सोना पड़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। हमको थका हुआ था, मैं बहुत मेंटली थका हुआ था, फिजिकली थका हुआ था। तो हमारी ट्रेन जो है 7 बजे लगी, और सामान लोड करते, गन लोड करते हुए, सामान लोड करते करते खाना वाना बनाते हुए 2 बज गया। और 2 बजे फिर हमारा ट्रेन वहां से चला। मेरे को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट मिल गया था एज एन ऑफिसर। मैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाके सो गया, मुझे पता नहीं कब सोया मैं। और ट्रेन जो है बहुत तेजी से चल रही, किस स्पीड चल रही मुझे पता नहीं इस बात का। सवेरे में 5 बजे करीब 4 बजे करीब याद यही होगा, 4 या 3, 5 बजे 6 बजे का टाइम होगा, मेरा ट्रेन जो है रुका हुआ था कानपुर में। मेरे को चक्कर आ गया, मैं कहाँ पहुंच गया, मैं कानपुर में। वो कहाँ बांग्लादेश से, मैं यहाँ कानपुर में। थोड़ा समय लगा मेरे को सोचने में कि कहाँ आया मैं। पढ़ा मैंने कानपुर सेंटर लिखा वहां पर, वहाँ लोगों का भीड़, और उन लोगों ने मेरे को आकर के खाने पीने का सामान और प्यार और मोहब्बत और ये वो सवाल पूछने लगे। पुलिस वाले भी आ गए, मेरे पास टाइम था ही नहीं, उन्होंने फटाक से ट्रेन रोका, पानी वानी भरा, ट्रेन को मूव कर दिया हम लोगों ने। तो मैंने समाज की तरफ से अपने जो हमारे जो भारतीय समाज है उनके अंदर जुनून देखा कि उनके अंदर कितना प्यार था फौज के लिए। दैट आई हैव सीन देयर, द वे दे लुक्ड आफ्टर अस। मतलब चाहे 2 मिनट के लिए हो, वो प्यार, 2 मिनट का प्यार अभी तक मेरे भी याद है। सर, जिस तरह से आप आर्मी डिफेंस के जो आपका जो आपने कहा था सर, एयर डिफेंस में, आप एयर डिफेंस में जिस तरह से आप रहे, 104 एयर डिफेंस और 60 पहले 48 फिर 104। उसके अलावा सर एक आपकी किताब में एक बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आपने लिखा कि एक कर्नल साहब, उनके सिगार पीने का अंदाज, उनके सारा लोगों से कम्युनिकेट करने का अंदाज। क्या लगता है सर, आपके लाइफ में पहली बार एक जो आपको कमांड किया एक सीओ, और वह भी ऐसा कि बिल्कुल फिल्मी किरदार की तरह, आपको मन में कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये वाकई आर्मी में तो अगर चले जाए तो इस तरह के उस किरदार को देख के आपको क्या याद आता है? वो नहीं रहे अमेरिका में, उनका भी डेथ हुआ 6-7 महीने पहले। उनका नाम था कर्नल पृथ्वीराज रत्रा, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, तो अपने आप को जो रत्रा बोलने से पसंद करते थे। वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे वो, और उन्होंने मेरे को बहुत राइट फुटिंग में डाला। मैंने किताब में तो नहीं लिखा इस बात को, लेकिन हम लोग गुवाहाटी में थे, तो गुवाहाटी में रिफाइनरी मैनेजर था, उसने हमको बुलाया शाम को चाय पाने के लिए। तो रत्रा जी ने मेरे को और एक 2-3 अफसर को लेकर के बिठा करके हमको लेके गए उनके घर में चाय पानी पीने के लिए।
और रिफाइनरी का जनरल मैनेजर था वो, नूनमती रिफाइनरी गुवाहाटी में है, बहुत बड़ा रिफाइनरी है। अब वो किस प्रकार से हम लोग का परिचय कराता था, वो देखो उसका अंदाज। तो जैसे हम लोग गए अंदर तो आ गए, दोनों वाइफ एंड हस्बैंड आए, रिसीव्ड अस, बात हुई, कहने लगे कौन है, तो मेरे पास एक अर्जुन दत्ता थे, मतलब अर्जुन दत्ता है, ये इनके फादर जो है बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर है पंजाब से, उनका बेटा है ये। दूसरे तो राजीव झा, ये राजीव झा है, इनके जो मामा है ये है क्या बोलते हैं लक्ष्मीकांत झा के भांजा था, वो जो गवर्नर था उसका भांजा था, उसके भांजे। अब मैं से गरीब घर का आदमी, मेरा परिचय कैसे देगा वो, एक फ्रीडम फाइटर का लड़का जो बहुत राम सिंह दत्ता, कैरो डरता था उससे, प्रताप सिंह कैरो डरता था राम सिंह दत्ता से, उसका लड़का था, उसका परिचय जैसे दिया, इसका परिचय जैसे दिया। अब मेरा परिचय मेरे को बोलता है कि सर मीट कैप्टन, उसमें मेरा कैप्टन था, मीट कैप्टन छेत्री, ही इज गेटिंग मैरिड विद प्रिंसेस ऑफ भूटान, ऐसे करके। अब मैंने क्या बोल रहा है जी, और उसकी लड़की देख रही है गेटिंग मैरिड विद प्रिंसेस ऑफ भूटान, अब मैं क्या बोलूं। इस प्रकार से वो हम लोगों को ना बड़ा बैलेंस करता था हम लोगों को। दैट इज द क्वालिटी ऑफ दिस मैन हैड, सो दिस नो मोर, इज नो मोर, वेरी नाइस पर्सन। एंड वो हर शाम को हम लोगों को कोई ना कोई नई टॉपिक पे नई बात करता था, किताबें मैंने लिखा हुआ पढ़ सकते उसको, बहुत बढ़िया आदमी। उसके अलावा सर 71 का युद्ध खत्म हो गया, आपके सीईओ साहब के बारे में भी आपने जानकारी बताई। तो सर 71 का युद्ध खत्म होने के बाद मैंने देखा है कि बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉलीवुड से कनेक्शन, ये आप टिकट देने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए आप राजेश खन्ना से मिल लिए। आप उसी ही दौर में जब राजेश खन्ना जब सुपर डुपर स्टार कहलाते थे उस दौर में, और लता मंगेशकर जी के हर गाए हुए गीत आज भी लोग इतने चाव से सुनते हैं, उस दौर में आपको ये कैसे मौका मिला, ये वाकया जानना चाहेंगे सर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हम लोग युद्ध खत्म होकर के हम लोग अहमदाबाद आ गए थे, और हमारा एक सिस्टर यूनिट था जो तारापुर एटॉमिक प्लांट है, उसको एयर डिफेंस प्रोटेक्शन दे देते। अब वो तारापुर तारापुर में जो दे रहे थे एयर डिफेंस प्रोटेक्शन, उसके जवानों के बीच में और फिशरमैन के बीच में लड़ाई हो गया, और लड़ाई होकर के अब लड़ाई बाद मारपीट हुई वहां पर बहुत ज्यादा। तो हमारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए मेरे को नियुक्त किया गया, तो मैं अहमदाबाद से मूव किया मैं बॉम्बे। फिर मैंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो गया था, मेरे पास कोई काम था नहीं, तो मैं बॉम्बे में सांता क्रूज के पास कलीना मिलिट्री कैंप पे वहां रहता था मैं। तो उसी दौरान पर 72 की बात है, ये फरवरी की बात है, दिसंबर में लड़ाई हुआ 72 फरवरी। तो मेरे को कोई काम था नहीं वहां पर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो नहीं रहा है, मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ, और मेरे को भेज भी नहीं रहे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। तो मेरे पास 5-7 दिन का टाइम था। उसी दौरान पर 26 डीप जो यहाँ पर है क्या बोलते हैं जम्मू में, वो फौजी मेला कर रहे थे। तो फौजी मेला के टिकट बेचने के लिए बॉम्बे में उनके एक अफसर और सामान लेकर टिकट लेके आए। वो अफसर का नाम शायद थपलियाल थे, वो कैप्टन थपलियाल, ये देहरादून के रहने वाले थे। वो अभी वो मेजर रिटायर हुए, अब वो क्या बोलते हैं थपलियाल जी तो नहीं ना, मुझे उनका पूरा नाम पता नहीं, थपलियाल थे वो, कैप्टन थपलियाल। तो वो और हम दोनों एक वो साथ कमरे में रहते थे हम लोग। तो जनरल साहब ने 26 डीप के जीओसी साहब ने लिखा था चिट्ठी राजेश खन्ना को, सुनील दत्त को, और क्या बोलते हैं लता मंगेशकर जी को। तो सुनील दत्त को तो मिल चुके थे लोग, तो ओके कर रहे थे मिलने के लिए। मेरा किस्मत था कि राजेश खन्ना को मिलने जाना था, मैं और दोनों चले गए राजेश खन्ना को मिलने के लिए। अब राजेश खन्ना 72 में सुपरस्टार, उसके घर में जाना, आशीर्वाद घर में जाना, उससे मिलना, बात करना, फिर उसने हमको स्टूडियो में बुलाना, फिर स्टूडियो जाके मिलना, एक बहुत बड़ा क्या बोलते मेरी उपलब्धि है ये। और दूसरा एक दिन फिर लता मंगेशकर जी ने हामी भर दी मिलने के लिए, और हमको बोला कि कल सुबह आप आइएगा, और कल सुबह आकर के आप हम से घर में आए, शाम को आके मिलिएगा। महालक्ष्मी रोड में शायद उनका घर है लता मंगेशकर जी का। तो मैं उस घर में गया मिलने के लिए उनको। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है कि मैं लता मंगेशकर जैसे शख्सियत से, राजेश खन्ना जैसे क्या बोलते हैं सुपरस्टार से मेरे को बॉम्बे में मिलने का मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य है, सौभाग्य से हुआ बाई चांस हो गया था। लेकिन सर जिस तरह से आपने ये पूरी बात बताई, इसमें एक बहुत खूबसूरत जिक्र आपने ये भी किया है
कि राजेश खन्ना के जो एक स्टाइल था उसके बारे में भी आपने बताया कि वो किस तरह के किस अंदाज में बैठे थे आपसे। किताब में लोग पढ़ना चाहे तो पूरी डिटेलिंग किताब में पढ़े, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि सर आपने बहुत अच्छी चीज इसमें बताई कि लता मंगेशकर के घर में जब आप गए तो आपको लगा कि सरस्वती के मंदिर में आ गए। ऐसा एहसास क्यों आया, क्योंकि इस किताब में उसका उल्लेख नहीं है। देखो उतना देर मैंने लिखा है कि मैं ऐसा लगा मैं मंदिर में गया हूँ सरस्वती में, लेकिन जैसे मैं घर के अंदर घुसता था तो पूरा घर व्हाइट था, पूरा जमीन में व्हाइट बिछा हुआ था, एब्सोल्युटली स्पिक एंड स्पैन क्लीन घर, और सामने सरस्वती का क्या बोलते हैं मार्बल का स्टेचू, और ऐसा लगा मेरे को सेमी क्या बोलते हैं रिलीजियस प्लेस लगा मेरे को। अरे बाप रे, घर नहीं लगा मेरे को, वो मंदिर जैसा लगा मेरे को। और जब वो हमको हुआ क्या कि एक दिन पहले लता मंगेशकर जी ने थपलियाल जी को ओके कर दिया था कि मैं आऊंगी फौजियों को मिलने के लिए, तो थपलियाल जी ने एक वॉर ट्रॉफी दिया था उनको। तो उन्होंने थपलियाल जी को बोला, उन्होंने कैप्टन थपलियाल को बोला कि आप कल आके देखिए, मैं आपको कल पूरा कंफर्म करूंगी, आप 3 बजे कल आ जाइए मेरे से मिलने के लिए। तो उस दिन तो मैं जा नहीं पाया, जिस दिन थपलियाल जी गए थे ट्रॉफी देने के। नेक्स्ट डे जब मैं थपलियाल के साथ गया तो वहां जाकर के देखा तो उस ट्रॉफी को उन्होंने रातों रात एक लकड़ी के ब्लॉक पे बना करके और सरस्वती के पैर के नीचे रखा हुआ उसको। पहले थपलियाल को बोला कि कैप्टन देखो वो जगह है इस वॉर ट्रॉफी के लिए, दिस इज द प्लेस फॉर वॉर ट्रॉफी। आई वाज शॉक्ड, क्या बताओ, एक रात के अंदर बना करके क्या उनके लिए फौज के लिए क्या प्यार क्या मोहब्बत है लता मंगेशकर जी को, इसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। मैंने लिखा तो है वैसे, बट गजब मैं बता दूं। सर जिस प्रकार से आपने कहा कि जो बांग्लादेश के वॉर हीरो जो जनरल जैकब थे उनके साथ आपको इतना करीबी काम करने का मौका मिला, जो एक आपके मित्र गोल्डी के बारे में आपने किताब में जिक्र किया है, जो किताब में है वो तो पाठक पढ़ेंगे, अमेजन में उपलब्ध है ये किताब। इसके अलावा सर जैकब को जो 1971 के वॉर में किस तरह कामयाबी पाई, आपने क्या महसूस किया? 7 दिन बहुत लंबा अवधि रहता है एक व्यक्ति के इतने करीब रह के जानने के लिए। आपको क्या लगा कि ये आदमी ने 71 का युद्ध जितवाया भारत को, और क्या समझा आपने जैकब के बारे में? जैसे मैंने बताया, जनरल जैकब एक उत्कृष्ट जनरल थे, बहुत ही मतलब मैं व्याख्या करने बैठूंगा तो मेरे बस की बात नहीं उनको व्याख्या करना, क्योंकि वो ठीक भी नहीं मेरे लिए, वो बहुत बड़े आदमी है। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि वो आदमी बॉर्न लीडर था, बॉर्न हीरो था एंड बॉर्न सोल्जर था। उसके अंदर सोल्जरी बिल्कुल शरीर के अंदर घुसी पड़ी थी उसके अंदर, और स्पेड को स्पेड बोलता था, सही को सही गलत को गलत। उसके अंदर चापलूसी वाली बात नहीं थी, और वो अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी था। आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते क्या होगा, इसका क्या करेगा ये। और साथ साथ ही वॉज हाईली इंटेलिजेंट ऑफिसर। और जो 7 दिन मैंने उसके साथ बिताए, वो 7 दिन मेरे लिए कष्टदायक तो था, लेकिन बहुत एजुकेटिव था मेरे लिए। ऐसे आदमी के साथ एक दिन में बिताना बहुत होता है। मैं तो 7 दिन रहा, उसी गाड़ी में बैठ के जाता था, आता था, साथ खाते थे, केवल कुछ बिस्तर में जाके सुला देना, उसके सुबह जाकर उसको लुक आफ्टर करना, ये सब काम मैंने 7 दिन तक किया उसके साथ। तो मैंने उसको देखा उसको, और उस आदमी को मैंने, ही इज ए लेफ्टिनेंट आर्मी कमांडर नेक्स्ट टू चीफ से थोड़ा एक स्टेप डाउन है, वो ईस्टर्न कमांड का आर्मी कमांडर था वो। लेकिन अपने से कोई भी आदमी अगर जो किसी ने सही काम नहीं किया है तो उसके खाल उतारने में वो कितना भी गुंजाइश नहीं रखता था। इतना स्ट्रिक्ट था वो। और आपके बारे में भी माना जाता है कि आप भी स्ट्रिक्ट थे, कहीं ना कहीं कुछ तो मिला। मैं तो लेफ्टिनेंट कर्नल ही था, कि तुम्हें वो बोलना बेकार की बात है। लेकिन वो आदमी मैंने अपने आंख से देखा है, कोर कमांडर को, चीफ कमांडर को, चीफ ऑफ स्टाफ को किस प्रकार से गलत करने पे जो जिसलिए वो आया था 7 दिन के लिए हमारे पलटन में, किसी मकसद से आया था। वो किताब में लिखा है मैंने, तो वो पढ़ने बाद पता लग जाएगा। जिस मकसद से आया था उस मकसद को उसके कोर कमांडर और उसके डिप कमांडर नहीं कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, जिसको उसने 7 दिन के अंदर करके दिखाया। और जब उसने 7 दिन के अंदर करके दिखा दिया, तब उस दिन वो जो लताड़ा है वो आई कैन नॉट इमेजिन। मैंने लोगों का, उनके जर्नल का आंख से आंसू आते हुए देखा।
कितना खतरनाक था। तो ऐसे जनरल मिलने बहुत मुश्किल है, और इस प्रकार के बात हर कोई नहीं सहता जब तक कि आदमी के अंदर मादा न हो, काबिलियत न हो। कोई नहीं सहेगा किसी की बात को, कोई किसी की गाली नहीं सहेगा, लेकिन उन लोगों ने सहा, मेरे सामने सहा है। जब उसने डांट लगाई उन लोगों को, बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, सह के गए उन लोग, कुछ नहीं बोला उन्होंने। ये मैंने अपने आंख में देखा हुआ, उस शख्सियत के बारे में ये इतना बताना चाहता हूँ मैं। उसके बाद सर कहानी जो आपकी किताब कहती है, धीरे धीरे 80 के बाद का एक कालखंड आता है, फिर जिक्र होता है मुंबई का, फिर जिक्र होता है परमवीर चक्र पुरस्कार का, उसमें पुरस्कार विजेता का भी जिक्र है और उसके ऊपर बनने वाला टीवी सीरियल का भी जिक्र है। मुंबई से ग्लैमर का जो रिश्ता आपका था, परमवीर चक्र जो टीवी सीरीज था, सर को ये बारे में बता दें कि जो परमवीर चक्र टीवी सीरीज था उसमें जो भी पात्रों ने जिस तरह की आर्मी, छोटा सा एक जो आर्मी के हाव भाव को जानने समझने की ट्रेनिंग की, उसमें सर का एक बहुत बड़ा योगदान था। सर बॉलीवुड में लगातार आपकी एंट्री, और वो भी मुंबई में, ऐसा क्या, और वो पूरे प्रसंग के बारे में बताएं कि वो लोग काफी जानना चाहेंगे। ऐसा इसमें लक, मैं भगवान ने मेरे को शायद वहाँ उनसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया हो। ये किस्मत की बात है कि उस जिस दौर पे मैं वहाँ पोस्टेड था, ठीक ठाक पोस्ट पे था, मैं सेकंड इन कमांड था, मैं पलटन का, तो कमांडिंग ऑफिसर नीचे एक ही रैंक नीचे था, मैं सेकंड कमांड था, और मेरे पास ऑल रिसोर्सेज थे। उस दौरान पर परमवीर चक्र बन रहा था। परमवीर चक्र बनने के लिए चेतन आनंद जो परमवीर चक्र बना रहे थे, उनको अपने आर्टिस्ट को ट्रेन करना था, उनको ट्रेन करने का टास्क हमको मिला, तो उसमें मैं बीइंग सेकंड इन कमांड, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैंने उनको ट्रेन किया। अब उस पर एक जगह पर आकर के जब मैं रोज इंटरेक्ट करता उसके साथ में, चेतन आनंद और हम दोनों बैठ करके बातचीत करते थे, चाय पानी पीते थे, तो वार्तालाप होती थी। तो वार्तालाप में पता लगा कि सारे पीबीसी विनर की या तो जो पोस्टमस है उनके परिवार से मिल चुके हैं, या जो जिंदा है उनको मिल चुके हैं। एक पीबीसी विजेता जो है उसका नाम है कर्नल धन सिंह थापा, वो नहीं मिल रहा उसको, वो भी जिंदा है। तो उसने मेरे को बनाया, धन सिंह थापा नहीं मिल रहा, बाकी सब मिल गए, और उसको मिले बगैर स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो सकता है। अगर जो 50 से स्क्रिप्ट बनाऊंगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा, जबकि आदमी जिंदा है तो इंटरव्यू लेके करो। अरे मेरा हद हो जाए तो मेरे घर में आता है। अब देखो किस्मत की बात, देखो धन सिंह थापा का मेरे घर में आने जाना है, वो वलसाड़ में क्या बोलते एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है, मैनेजर है वहाँ पर आफ्टर रिटायरमेंट वलसाड़ में, और मैं बॉम्बे में हूँ, और उसके बाद मेरा आने जाना मेरे घर में आता रहेगा। मेरे घर में आता है, फ्राइडे सैटरडे को आता है, और बॉम्बे में घूम कर सामान खरीदता चला जाता है वो। अरे मिला दो बोला, तो उसको फिर हमने मिलाया। तो दो शख्सियत को मिलाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। धन सिंह साहब नहीं मिलना चाहता था, क्यों नहीं मिलना चाहता था, उसके बारे में किताब में लिखा, क्यों नहीं मिलना चाहते थे। जिस प्रकार से परमवीर चक्र जो सीरियल बना, तो सीरियल के दौरान कई लोगों के बारे में आपने इस किताब में संक्षिप्त में जिक्र किया है, जिनके बारे में है नसीरुद्दीन साहब, और जिनके बारे में है आपके विजय अरोड़ा, और जिनके बारे में है अन्नू कपूर। तो सर इनके बारे में आपने एक लाइन में लिखा है कि अन्नू कपूर बहुत ही सीखने के बारे में बड़े जुनूनी थे। क्या जुनून था? बहुत, उसमें कोई शक नहीं है। अन्नू कपूर जो बहुत इंतजाज था आदमी, हर समय पर जब देखो सबसे पहले आगे आता था वो, और मेरे से पूछना ये करना वो करना। तो यंग था, नया नया लॉन्च हो रहा था बेचारा, मेरे ख्याल से उस समय वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, तो अब तो बहुत पॉपुलर आदमी है अन्नू कपूर। तो उस समय पर नया नया लॉन्च हुआ, तो उसके अंदर वो जुनून था सीखने का। बाकी परीक्षित सानी बड़े बाप के बेटे थे, वो आते थे ट्रेनिंग। नसीरुद्दीन मझावा आर्टिस्ट था, विजय आनंद भी, विजय अरोड़ा भी एक मझावा आर्टिस्ट था, और भी थे जो आर्टिस्ट आते थे। लेकिन सब में अन्नू कपूर जो था मेरे को हर समय पर ऐसा लगा कि इसके अंदर सीखने का बात है, तो मुझे अच्छा लगता था वो, मेरे को, मैं उससे बात भी करता था उससे। आजकल काफी टीवी में देखा जाता है कि देशभक्तिपूर्ण गाने ही नहीं गाते, वो देश के बारे में काफी वो एक सख्त तेवर भी उनका, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी ट्रेनिंग का असर तो नहीं? मुझे नहीं पता इस बात में, इसके लिए अन्नू कपूर से पूछना पड़ेगा। अच्छा सर, याद भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, उनको याद भी है कि नहीं मुझे नहीं पता। नहीं सर, बिल्कुल। परमवीर चक्र टीवी सीरियल को कौन भूल सकता है, बहुत अच्छा आपने उसमें योगदान दिया। सर परमवीर चक्र विजेता धन सिंह थापा से आपकी मुलाकात किस तरह, जो किताब में है उसके अलावा जो आप कह सकते हैं? ऐसा नहीं, मैं उनका नाम ही से मेरा परिचित था, एज ए पर्सन में कभी नहीं मिला था उनको।
मुझे नहीं पता था। धन सिंह थापा का नाम मुझे पता है कि वो एक परमवीर विजेता है करके, लेकिन बॉम्बे में मैं पोस्टेड था, तो एक दिन हम लोग विजय दिवस मना रहे थे रात को कोलाबा अफसोस मेस में। तो अफसोस मेस में कोलाबा क्लब, अफसोस क्लब में, तो कोलाबा अफसोस क्लब में किसी ने बोला कि एक परमवीर चक्र जीवित वड़ैच कैप्टन वड़ैच है, मेरे पलटन का अफसर था, उसने कहा कि कर्नल छेत्री सर यू हैव टू मीट कर्नल धन सिंह थापा, वो आए हुए परमवीर चक्र, क्यों नहीं मिलेगा, तो मिलते भी जाकर के। उससे मिला वहां जाकर, तो वहां हमारा परिचय हुआ। तो जब परिचय हुआ तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे बम्बे आना जाना होता है, तो फिर वो मेरे घर में आकर के रात को रुकते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकते। वो उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी लड़की आते थे अक्सर, कार में आते थे, ये सब लेडी जो बच्चे थे जाते आइसक्रीम खाने के लिए, और मेरा धन सिंह था शाम को बैठ के अपना ड्रिंकिंग करते थे, गपशप करते थे। अच्छा, जिस प्रकार से सर बॉलीवुड से इतना अच्छा आपका गहरा ताल्लुक, लगातार मुंबई जाना और बॉलीवुड की ही कहानी जैसा कहानी का एक प्रसंग इसमें है। दार्जिलिंग से उस दौर में एक कैप्टन, उस दौर में शायद कैप्टन तामंग, कैप्टन तामंग के बारे में भी आपने बहुत अच्छी जानकारी लिखी है, लेकिन सर से हम ये जानना नहीं चाहेंगे, इस किताब में उसके बारे में बहुत अच्छा ब्यौरा लिखा है, किस तरह से बांग्लादेश युद्ध की एक ऐसी शरणार्थी जिनको उन्होंने नया जीवन दिया, और एक गोरखाली व्यक्ति के मन में, दार्जिलिंग का व्यक्ति, उसके मन में किस तरह का एक मानवता भरा रहता है कूट कूट कर, वह भी उस कहानी, उस प्रसंग के बारे में जानने को आपको मिलेगा। और इस किताब के बारे में अगर आपको वो जानना है तो ये किताब को आप खरीदे और पढ़े। आप देखिए, आपका अगर कोई मित्र के पास भी अगर खरीद कर रखा है, तो सर तो वैसे भी चाहते हैं कि किताब ज्यादा से ज्यादा पढ़े लोग। अब इसके अलावा सर, इस किताब में जो आपके परिवार के बारे में आपने जो जानकारी दी है, परिवार के बारे में देखिए क्या है, बहुत एक्सक्लूसिव अच्छी चीज है, उसको भी अगर किताब में ही बने रहने दे तो वो बेहतर है, क्योंकि काफी कमाल की डिटेलिंग से आपने लिखा है सर। हर बच्चों के बारे में, आपकी मिसेज के बारे में, आपके फादर इन लॉ के बारे में, और आपके जो 3 बच्चे उनके बारे में आपने बहुत अच्छा शानदार तरीके से लिखा है। अब उसके बाद सर हम आते हैं आखिरी के, जो आपने एक कालखंड में लिखा है, रिटायरमेंट के बाद 5 साल और एक्सटेंट आपने काम किया, 30 साल भारतीय सैनिक में आपने काम करने के बाद, उसके बाद 5 साल और आपने री एम्प्लॉयमेंट में काम किया। तो सर, री एम्प्लॉयमेंट में काम करना और जो ऑन सर्विस के दौरान काम करना, क्या फर्क देखा? देखो ऐसा है, वो तो री एम्प्लॉयमेंट में समझ लीजिए कि वो हमारी बाध्यता है, पारिवारिक बाध्यता है, फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, सपोर्ट वाली बात है। क्योंकि पेंशन से पैसे से काम नहीं चलता था, तो सरकार ने हम लोगों को 5 साल के लिए हमको दोबारा फौज में आने का मौका दिया। वो फौज में एक किस्म से सेकंड क्लास ही समझ लीजिए आप, क्योंकि हम आई रिटायर्ड एज ए कर्नल, और मेरे को अपॉइंट कर दिया कैप्टन के रैंक, कैप्टन का काम करने लग गए मैं। वो डिग्रेडेशन तो होता है, तो लेकिन क्या करें, भी बच्चों को तो पालना है, घर भी चलाना है, तो चलो कोई बात नहीं। हम कर्नल आदमी कैप्टन का काम कर रहा है, कैप्टन का पे ले रहा है, और कैप्टन का रैंक पे ले रहा है, और कैप्टन का काम कर रहा है, तो थोड़ा डिग्रेडेशन तो है, लेकिन आदमी को सहना पड़ता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे जर्नल जो है, जो मतलब जो भी आदमी होते हैं किसी पोस्ट पे, कोई भी हो, चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई हो, वो एक स्टेप डाउन होने को तैयार नहीं होता है। आप सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे MLA हो, MP हो, या हमारे जर्नल हो, एक स्टेप नीचे जाने को तैयार नहीं है। जिस तरह से हमने गोरखाली सैन्य अफसर की आत्मकथा मैंडरिंग इनटू मेमोरीज को ऐतिहासिक खलंगा वॉर मेमोरियल से सीधे इसके लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड भूपेंद्र सिंह छेत्री के माध्यम से पहुंचाया, इसके लिए उनका तहे दिल से वीर गोरखा वेब टीवी धन्यवाद करता है।